हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है भैया? बढ़िया है? चलो जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आई अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। सर कितने क्वेश्चन आ जाते हैं इससे? 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, ज्यादा नहीं, 1 या 2, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है इस चैप्टर से। आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के बारे में इतना बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर ये वाला पोर्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कैसे सर? आपने सेल चैप्टर जब पढ़ा था, कोशिका जीवन की इकाई, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, बहुत तरीके से पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था 2 जगत प्रणाली, 3 जगत प्रणाली, 4 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली, याद आ रही है? लीनियस द्वारा 2 जगत प्रणाली, हैकल द्वारा 3 जगत प्रणाली, कोपलैंड द्वारा 4 जगत प्रणाली, आर.एच. विटेकर द्वारा 5 जगत प्रणाली, कार्ल वूज द्वारा 6 जगत प्रणाली। ये हम लोगों ने पढ़ा था। किसमें? सेल वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में भी आता है, एडवांस में मैंने आपको सेल चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक कोशिका, पूरी डिटेल में पढ़ी थी। और वो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो हमने पूरी डिटेल में पढ़ी थी, वो कौन से जगत को बताती है? मोनेरा जगत। यानी इस चैप्टर का 50% या मैं बोलूंगा 40% पोर्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? 40% ऑलरेडी पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। किसमें? सेल वाले चैप्टर में। अब चाहे मैंने पढ़ाया हो, चाहे सर ने पढ़ाया हो, चीज वही है, सेम है, अलग नहीं है। ठीक है जी, आइए सो स्टार्ट करते हैं। जीव जगत का वर्गीकरण बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, आसानी से समझ में आ जाता है। शुरुआत करते बेटा इस चैप्टर की, बातें मत करिएगा। सर टेक्सोनॉमिकल एड्स भी बचा है। मैं कल कुछ बताया था, प्रियांशु सिद्धार्थ आपको कल लेक्चर लेते हो बेटा? हाँ जी, जय गुप्ता नहीं होएगा। और कुछ? सर इकोलॉजी के क्वेश्चन कहां मिलेंगे? अभी क्लास चलते चलते मेरे पास मैसेज आ जाएगा, आपको पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स और साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 1001 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से लगभग 200-250 आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होंगे। आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो होंगे लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन होंगे, वो सारे तीनों चैप्टर के मिलाकर। ठीक है, ये क्लास चलते चलते आपके, मेरे को पता लग जाएगा, अपलोड हो जाएगी एनसीईआरटी संपूर्ण। ठीक है सर, इस चैप्टर में लगभग कितने लेक्चर होंगे? 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कुछ? चलें आगे, आइए। हाँ, ये फालतू की चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जय गुप्ता जी और जितने भी ये बालक हैं, लिखकर पढ़ाइए और ऐसे पढ़ाइए और वैसे पढ़ाइए। आप चुपचाप बैठकर पढ़िए। ठीक है, आपके हिसाब से नहीं होएगा। ठीक है, शांति से पढ़िए, शांति से। पढ़ने वाले जो हैं चुपचाप आराम से पढ़ते हैं, और ना पढ़ने वाले ऐसे बहुत सारे नखरेबाज निकलते हैं। ठीक है, तो नखरे मत दिखाया करें क्लास में आकर कि इस तरीके से होएगा, ऐसे होएगा, वैसे होएगा, ये करो वो करो। ठीक है, शांति से पढ़ना है, शांति से पढ़ो। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। आइए, जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से यहां पर स्टार्टिंग कर रखी है हमारी एनसीईआरटी ने, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पढ़ रहे हैं। हाँ, अलीशा शेख बता देंगे। जीव जगत का वर्गीकरण, इस चैप्टर को स्टार्टिंग किस तरीके से कर रखी है? स्टार्टिंग इस तरीके से कर रखी है, बता रखा है कि जीवों का जब हम वर्गीकरण जब देखते हैं तो सबसे पहले किसने किया था? ये चीज मैंने आपको कल भी बता दी थी कि जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था, एरिस्टोटल ने किया था, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, जीव विज्ञान के जनक बोलते हैं। इन्होंने पादपों को वर्गीकृत किया था और जंतुओं को वर्गीकृत किया था। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था। प्लांट्स का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था 3 भागों में। कौन कौन? ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स। कौन कौन सा? वृक्ष, झाड़ी और शाक। अब झाड़ी और शाक में क्या अंतर होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप नहीं जानते तो बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं की जाएगी, ऑलरेडी बता चुका हूं कि वृक्ष में, झाड़ियों में और शाक में, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में क्लासिफाई किया था। किसको क्लासिफाई किया था? प्लांट्स को क्लासिफाई किया था किसने? आपके एरिस्टोटल ने। किसको? प्लांट्स को। और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था 2 समूह में। एक का नाम था एनेइमा, एक का नाम था इनेइमा, और एक का नाम था एनेइमा। इनेइमा का मतलब वो था वो प्राणी जिनके अंदर
ब्लड जो है वो कैसे रंग का मिलेगा? रेड कलर का मिलेगा। ब्लड जो है वो कैसे कलर का मिलेगा? रेड कलर का मिलेगा। और रेड के अलावा जिस भी कलर का मिलेगा उन सभी प्राणियों को किसमें डाला गया था? एनीमा में डाला गया था। ठीक है, जिनके शरीर के अंदर जो ब्लड है लाल रंग का मिलेगा उसको एक समूह में रखा, कौन सा? एनीमा। जिनके अंदर ब्लड जो है लाल रंग का अनुपस्थित है, लाल रंग का नहीं है, जैसे ऑक्टोपस जो होता है उसके अंदर ब्लूइश कलर का होता है, प्रॉन्स जो होते हैं, झींगे जो होते हैं उनके अंदर भी। ठीक है, तो उन जिनके अंदर नहीं है लाल रंग का उन सभी को किसमें रख दिया था? एनीमा में रख दिया था। अब जैसे हम बात करें सिंपली, कॉकरोच जो होता है उसके अंदर जो ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है, जिसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। किसके अंदर रख दिया? यहां पर रख दिया। ऑक्टोपस को इसके अंदर रख दिया। ठीक है, हमको इसके अंदर रख दिया, मनुष्यों को इसके अंदर रख दिया, पक्षियों को इसके अंदर रख दिया। अब जरा सोच, ये जो चीज उन्होंने करी क्या ये सही था? पक्षी और स्तनधारी का लाल रंग का ब्लड होता है, लेकिन उन दोनों को इसमें रख दिया। अब एक उड़नचील है और एक स्तनधारी, स्तन ग्रंथि वाला है, उनको इस समूह में रख दिया। क्या ये सही लेवल का क्लासिफिकेशन था? नहीं सर, सही लेवल का ये क्लासिफिकेशन नहीं था। ठीक है, तो ये सबसे पहले इस तरीके से स्टार्टिंग कर रखी है हमारे एनसीईआरटी में, इस तरीके से। क्या ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया। भैया चैप्टर का नाम क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के बारे में देखेंगे ना, क्लासिफिकेशन है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है, तो क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले किसने किया? सर अरस्तु ने किया था क्लासिफिकेशन सबसे पहले। हाँ जी, सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था, एरिस्टोटल ने किया था। किसका किया था? सर प्लांट्स का भी किया और एनिमल्स का भी किया। प्लांट्स को उन्होंने 3 भागों में बांटा, एनिमल्स को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। ये चीज यहां से यहां तक बता रखी है। बताइए यहां से यहां तक की चीज समझ में आ गई है? हाँ जी, यहां से यहां तक की बात समझ में आ गई है? सर मॉस्किटो का भी रेड होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। वो मॉस्किटो का जो रेड है ना, वो तेरे को मॉस्किटो काट कर गया, वो तेरा ब्लड था उसके अंदर, जब तूने मारा तो वो कैसा लगता है? हा मॉस्किटो का लाल कलर का, वो मॉस्किटो का लाल कलर का नहीं है, वो तेरा लाल रंग का ब्लड था जो उसके अंदर था। ठीक है, उसका कैसा होता है? हीमोलिम्फ होता है, कलरलेस होता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात डंडन डंडन, आगे चले नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद क्या आई थी? सर ये तो हमारे एरिस्टोटल ने कर दिया था। अब इसके बाद क्या आई थी? 2 जगत प्रणाली आई थी। किसने दी थी? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कैरोलस लीनियस ने दी थी। फिर 3 जगत प्रणाली आई थी, फिर 4 जगत प्रणाली आई थी, फिर 5 जगत प्रणाली आई थी, फिर 6 जगत प्रणाली आई थी। अभी जो है लगभग 17-18 जगत प्रणालियां आ चुकी हैं। हमारे कोर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 6 जगत प्रणालियों तक पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 6 जगत प्रणाली भी बता रखी है हमारे इस चैप्टर में। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमारे इस चैप्टर में बताया हुआ है। कहां बताया हो? अभी बताता हूं। देखिए 2 जगत प्रणाली किसने दी थी? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कैरोलस लीनियस जो थे इन्होंने 2 जगत प्रणाली दी थी। अब इस 2 जगत कौन से इन्होंने प्रस्तुत किए थे? सर एक प्रस्तुत किया था प्लांटी और एक प्रस्तुत किया था एनिमेलिया। कौन सा बालक मुझे बताएगा? इन्होंने ये जो 2 जगत प्रणाली जो प्रस्तुत करी थी, इन 2 जगत प्रणाली में जो 2 जगत इन्होंने प्रस्तुत करे थे, एक का नाम था प्लांटी और एक का नाम है एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया, ये 2 जगत प्रणाली जब इन्होंने प्रस्तुत करी थी तो दिमाग लगाइए, सोच समझकर मुझे बताइए इन 2 जगत प्रणालियों को किस आधार पर प्रस्तुत किया था? वेल डन, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, किस आधार पर किया था? आधार क्या था? सर कोशिका भित्ति, सेल वॉल। वो जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है उनको किस में रख दिया? एनिमेलिया में। वो जिनके अंदर सेल वॉल है उनको किस में रख दिया? प्लांट्स में। माइनस का मतलब जिनमें नहीं थी सेल वॉल, एनिमेलिया में रख दिया। जिनमें है उनको किस में रख दिया? प्लांट्स में रख दिया। अब प्लांट्स में किस किस को रख दिया गुरु उन्होंने? सर उन्होंने बैक्टीरिया को रख दिया, उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया, नील हरित शैवाल को रख दिया। ठीक है जी, बैक्टीरिया को रख दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया दोस्त, याद रखना किसमें? प्लांटी जगत में। और प्लांट्स को भी रख दिया, प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं उनको भी रख दिया था। यहां पर सीधी सी बात है, एनिमल्स को रख दिया था, प्राणियों को रख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, डन। और कुछ प्रोटिस्टा जगत के जीव यहां पर, जैसे प्रोटोजोआ है, उनको भी यहां पर रख दिया था।
उनको भी यहां पर रख दिया था। यानी जिन कुल मिलाकर जिनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं है उन सबको यहां पर रख दिया, और जिनके अंदर कोशिका भित्ति है उनको यहां पर रख दिया। अब साहब गड़बड़ी क्या हो गई थी, ऑलरेडी आप जानते हो, ये पढ़ा हुआ है। सर क्या ये आर्टिफिशियल सिस्टम था? यस, इन्होंने भी कृत्रिम रूप से वर्गीकरण किया था। कृत्रिम रूप का मतलब ही क्या होता है? सिर्फ एक या दो लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पर वर्गीकरण कर दिया था। ये कैसा था? कृत्रिम था। चैप्टर का नाम क्या है? चाटा है, खाना है। हाँ जी, चले आगे। अब ये जो क्लासिफिकेशन जो था, दो जगत प्रणाली जो थी, जो कैरलस लीनियस ने दी थी, ये कैरलस लीनियस ने दो जगत प्रस्तुत किए थे, प्लांटी, एनिमेलिया। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर से बोल रहा हूं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं एक ही चीज को 10-10 बार रिपीट करूंगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है। सेल चैप्टर में ये डिटेल में पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया है ये, ठीक है, याद रखना, पढ़ाया गया है ये। ये थी दो जगत प्रणाली। अब यही दो जगत प्रणाली जो इन्होंने दी थी, क्या इसमें गड़बड़ी थी? जरा एक बार यहां से यहां तक की बात पढ़ फटाफट। हमने नहीं पढ़ा है, तब तो तुमने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं यार? तुमने नहीं पढ़ा है और हमने नहीं पढ़ा, तो पढ़ो ना भाई। किसने मना किया कि तुमको? हमने नहीं पढ़ा है। बावलों वाली बातें करते हैं, हमने नहीं पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो पढ़ो। मना किया किसी ने? नहीं पढ़ा है। हाँ जी, इसको पढ़िए यार। अरे तुमने नहीं पढ़ा है तो पढ़ा रहा हूं भाई, पढ़ा रहा हूं, प्रभु पढ़ा रहा हूं, सुन लो। सर तो यह क्यों दिया गया? माइकोप्लाज्मा को किसमें रखते हैं? उफ, मारोगे आज कसम से। सही कह रहे हो सर, ये पहले ना पढ़ते तो है नहीं, फिर ये उल्टा सीधा बोलते हैं। तो बेटा एक काम करते हैं, जिन्होंने पढ़ा है और जो पढ़ना चाहते हैं, प्लीज अपने कमेंट बंद कर दीजिए, क्योंकि यहां पर फौज आ गई है। किसकी? बावलों की। सच्ची कह रहे हैं। ओह, आ गई देखो दीदी आकांक्षा सिंह, सच्ची कह रहे हैं। जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यहां पर पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं फिर से, ठीक है। और जिनको नहीं पढ़ना है उनकी फौज आ गई है। तो आपको, पढ़ने वाले बच्चों को, और जो वास्तव में पढ़ना चाहते, आपको इनसे अलग होना पड़ेगा। पता है कैसे? चैट सेक्शन बंद करके, है ना? और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो मेरे को यहां पर दिखाई दे रहे हैं बिंदास, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, है ना। बाबलों की आ गई है फौज, और उन बाबलों की फौज से अब कछु लेना देना नहीं है। एक कह रहा है सर इंग्लिश में चैप्टर का नाम क्या है ये बता दो, है ना। तो इसीलिए अब अपन बंद करते हैं कमेंट्स। आइएगा। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका रे ए ए ए। रे ए ए ए।
ओके जी, चल आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला अभी तक हमने यहां पर, फटाफट जल्दी से रिपीट करते हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण यानी जीवों का वर्गीकरण। ठीक है साहब, सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया गुरु? सर सबसे पहले वर्गीकरण किया था किसने? अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने सबसे पहले। ठीक है, वर्गीकी के जनक कौन थे? सर कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस। लेकिन सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? सर अरस्तु ने किया था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। किसका किया था? सर इन्होंने प्लांट्स का किया था। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। वृक्ष बड़े, उनसे छोटी झाड़ियां फैली हुई हैं, और छोटे कौन से? आपके शूट या सॉरी शाक। ठीक है, तो इन 3 भागों में बांटा था किसको? प्लांट्स को, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। नेक्स्ट, एनिमल्स को इन्होंने, प्राणियों को 2 समूह में बांटा। एक का नाम है, ये नाम नहीं दे रखा, ये एक्स्ट्रा बता दिया है, इनेइमा और एनेइमा। इनेइमा वो समूह था जिसके अंदर उन सभी को धर दिया, सभी को डाल दिया जिनके ब्लड का कलर कैसा है? लाल है। जिनके ब्लड का कलर लाल नहीं है, चाहे कोई सा भी है, उन सभी को किसमें रख दिया था? एनेइमा में। डन। ये सिस्टम क्लासिफिकेशन को जो था, ये था कैसा? कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, जिसमें एक लक्षण, 1 या 2 लक्षणों के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो होता है कृत्रिम वर्गीकरण, जो यहां पर अरस्तु ने किया, जो बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट, इसके बाद आई 2 जगत प्रणाली, जो किसने दी थी? आपकी कैरोलस लीनियस ने दी थी। इन्होंने भी जो 2 जगत प्रस्तुत किए थे, एक एनिमेलिया और एक प्लांटी, ये भी कृत्रिम वर्गीकरण था। कैसे? इन्होंने भी सिर्फ एक लक्षण देखा, कौन सा? सेल वॉल, कि जिनके कोशिकाओं पर सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, उन सभी को धर दो किसमें? इस समूह में। जिनमें नहीं है सबको रख दो एनिमेलिया में। चलो सर, लेकिन ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है, हाँ है। ब्लू ग्रीन एल्गी में है, हाँ है। माइकोप्लाज्मा में है, हाँ है। शैवालों में है, हाँ है। स्वपोषी में है, जैसे पादप में है, हाँ है। शैवालों में है, हाँ है ना? तो उन सबको रख दिया यहां पर। अब कंफ्यूजन क्या हो गया भैया? यहां पर आपने स्वपोषी को भी रख दिया, परपोषी को भी रख दिया, एकल कोशिके को भी रख दिया, बहुकोशिके को भी रख दिया, प्रोकैरियोटिक को भी रख दिया, यूकैरियोटिक को भी रख दिया। भैया अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये हो गए बहुकोशिकीय, बैक्टीरिया की बात करें एकल कोशिकीय, बैक्टीरिया की बात करें प्रोकैरियोटिक, आगे इनकी बात करें यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को साथ साथ रख दिया, एकल कोशिके को बहुकोशिके के साथ साथ रख दिया, तो ये गलत थी। कौन सी? 2 जगत प्रणाली। यहां पर ये बात लिखी हुई है क्या, कि लीनियस ने, लीनियस के काल में, यानी लीनियस के काल में मींस लीनियस ने जब ये काम किया तो उन्होंने पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति अपनाई थी, यानी द्विजगत प्रणाली दी थी, जिसमें उन्होंने 2 जगत प्रस्तुत किए, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। 2 जगत में जीवों का क्या कर दिया था? वर्गीकरण कर दिया था। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। इस पद्धति के अनुसार, कौन सी? द्विजगत प्रणाली जो थी, इसके अनुसार गड़बड़ी क्या कर दी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को साथ साथ रख दिया, एकल कोशिकीय बहुकोशिकीय को साथ साथ रख दिया, स्वपोषी और परपोषी को साथ साथ रख दिया। भैया कवक को भी पादपों के साथ रख दिया। प्रोटिस्टा जगत के शैवाल जो हैं, प्रोटिस्टा जगत के शैवाल और पादप, उनको भी एक साथ साथ रख दिया। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया को भी रख दिया, प्लांट्स को भी एक साथ रख दिया। अरे भैया जरा सोचो, यहां पर ये प्रोकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, साथ साथ रख दिए। ये आपके स्वपोषी है, ये वाला ब्लू ग्रीन एल्गी स्वपोषी है, प्लांट स्वपोषी है, लेकिन बैक्टीरिया आपके परपोषी होते हैं ज्यादातर, वो रख दिए हैं आपने यहां पर। कवक, यहां पर कवक को भी रख दिया था, ये आपकी परपोषी है, इसको भी यहां पर रख दिया था। तो ये गड़बड़ी मचा दी थी किसने? भैया आपके लीनियस ने गड़बड़ी मचा दी है। तो इसमें इनके बीच में विभेद स्थापित करना जो था वो बड़ा कठिन सा हो गया था, संभव नहीं हो पा रहा था कि कैसे सेपरेट करें, कि आपने सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे, एक लक्षण के बेसिस पे इन सभी को एक समूह में डाल दिया। क्या नाम रख दिया? प्लांटी। तो ये तो गड़बड़ी हो गई, ये तो सही बात नहीं थी। तो वही चीज आगे लिखी हुई है, यहां पर आप पढ़ेंगे क्या, कि पादप और प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान और सरल तो लग रहा है, इस सिंपल तो लग रहा है कि भैया जिनमें सेल वॉल है रख दो प्लांटी में, जिनमें नहीं है रख दो एनिमेलिया में। दिखने में तो बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, लेकिन उसके बावजूद उसमें बहुत सारे जीवधारियों को किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था।
मतलब दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है, दो जगत वर्गीकरण, सीधा दो जगत लिए जिनमें सेल वॉल है धर दो किसमें, प्लांटी में, जिनमें नहीं है रख दो एनिमेलिया में। चलो इजी तो था, लेकिन क्या हर एक को उस समूह में रखना सही रहेगा? क्या यह संभव है कि सभी को प्लांटी में रख दो जिनमें सेल वॉल है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये गलती कर रहे थे, यही चीज यहां पर लिखी हुई थी। ठीक है, इसी कारण लंबे समय से वर्गीकरण की ये जो दो जगत प्रणाली जो थी ये अपर्याप्त सिद्ध हुई, यानी ये सही नहीं थी। कौन सी? दो जगत प्रणाली। अब जब ये प्रणाली सही नहीं थी तो इसके बाद में फिर वापस से और चेंज आए और वर्गीकरण की प्रणाली आई, है ना। अब यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि भैया आपने दो जगत प्रणाली में केवल एक कैरेक्टर ले लिया यार, सेल वॉल, और भी तो लेना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करना पड़ेगा, एकल कोशिके को बहुकोशिके से अलग करना पड़ेगा, स्वपोषी को परपोषी से अलग करना पड़ेगा। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है कि वर्गीकरण के लिए आप आकारिकी के साथ साथ कोशिका की संरचना देख रहे हैं, चलो ठीक है, कोशिका भित्ति भी देख रहे हैं, ठीक है, पोषण की विधि भी देखनी पड़ेगी, आवास भी देखना पड़ेगा, प्रजनन भी देखना पड़ेगा, विकासीय संबंध भी देखना पड़ेगा, यानी कई सारे लक्षणों को शामिल करके क्या करना पड़ेगा? वर्गीकरण करना पड़ेगा। और कल के चैप्टर में तूने पढ़ा था, एक वर्ड था आधुनिक वर्गीकरण, याद आ रहा है? आधुनिक वर्गीकरण में सिर्फ हम एक या दो लक्षण नहीं लेते, कई सारे लक्षणों को यूज में लेकर क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं दो जगत प्रणाली से चेंज लाना पड़ेगा और प्रणालियां लानी पड़ेगी, यानी टाइम के साथ साथ नई नई क्या आएंगी? प्रणालियां आएंगी। टाइम के साथ साथ नई नई क्या आएंगी? आपकी वर्गीकरण की पद्धतियां आएंगी, कई सारी पद्धतियां आएंगी। यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या कि समय के साथ साथ वर्गीकरण की पद्धतियों में क्या आए गुरु? परिवर्तन आए। कैसे? सर 2 के बाद 3 आई, फिर 4 आई, फिर फाइनली कौन आई? 5 आई। कौन आई? 2 के बाद क्या आई? 3। अब ये सब 3 जगत प्रणाली किसने दी थी? हैकल ने दी थी, अर्नस्ट हैकल ने। 4 जगत प्रणाली किसने दी थी? सर कोपलैंड ने दी थी। और 5 जगत प्रणाली जो आप जानते हैं 1969 में किसने दी थी? R.H. विटेगर। ये याद रखना है, क्योंकि देख ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, ना हैकल लिखा हुआ है, ना कोपलैंड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डायरेक्टली। क्या 5 जगत प्रणाली किसने दी थी? R.H. विटेकर ने दी थी 1969 में। अब इन्होंने जो 5 जगत प्रणाली दी थी उसमें 5 जगत कौन से थे गुरु? ये 5 जगत थे। कौन कौन से? सर एक का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब किस आधार पर दी थी? 5 आधार याद रखने हैं, उन 5 आधार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या? एक है क्या कोशिका की संरचना, कि कोशिका प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ये देखा जाएगा। शरीर की संरचना, शरीर जो है एकल कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है, ये देखा जाएगा। पोषण देखा जाएगा, स्वपोषी है कि परपोषी है, स्वपोषी है कि परपोषी है, ये देखा जाएगा। प्रजनन देखा जाएगा कि अलैंगिक जनन करते हैं कि लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन कौन सा करते हैं, अलैंगिक जनन कौन सा करते हैं, ये देखा जाएगा। प्रजनन के प्रकार देखा जाएगा। और साथ साथ जाति वृत्तीय संबंध। ना व्हाट इज जाति वृत्तीय संबंध? कल मैंने तेरे को बताया था, याद कर, हमने कहीं सिस्टमैटिक्स पढ़ा था, याद कर। सिस्टमैटिक्स याद आ रहा है? कुछ सिस्टेमा, सिस्टमैटिक्स, कुछ वर्ड याद आ रहा है? याद आ रहा है? वर्गीकरण पद्धति याद आ रहा है? जिसमें हमने जब वर्गीकरण किया था तो हमने क्या बोला था? एक चीज को यूटिलाइज किया जाता है, और वो क्या थी? क्या? विकासीय संबंध। विकासीय संबंध मीन्स एंसेस्टर के साथ, अपने पूर्वजों के साथ संबंध के आधार पर जब करते हैं वर्गीकरण तो उसको हम क्या बोलते हैं? विकासीय संबंधों के आधार पर वर्गीकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक्स या जाति वृत्तीय संबंध भी बोल सकते हैं। तो इन 5 कैरेक्टर के बेसिस पर R.H. विटेकर ने क्या दिया था? 5 जगत प्रणाली। ये 5 जगत उन्होंने प्रस्तुत किए थे। अब ये 5 जगत आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, अभी मत पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना गुरुजी? क्योंकि जब हम एक एक करके ये क्या पढ़ेंगे, यहां पर जगत पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जब मोनेरा जगत पढ़ेंगे ये सब कुछ कवर, प्रोटिस्टा जगत पढ़ेंगे ये कवर, फंजाई पढ़ेंगे ये कवर, प्लांटी जगत जो होता है इसका चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा?
चैप्टर नंबर 3 जो है ये अलग से पूरा चैप्टर है, कौन सा? वनस्पति जगत। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है? प्राणी जगत, उसका अलग चैप्टर है। तो अब जरा सोच, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सर इस चैप्टर में हमको मोनेरा जगत पढ़ना होता है, प्रोटिस्टा जगत पढ़ना होता है, फंजाई जगत पढ़ना होता है, जिसमें से मोनेरा जगत हालांकि सेल चैप्टर में ही हम वैसे तो पूरा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सेल पढ़ते हैं, सेल चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर हम दो प्रकार की कोशिका पढ़ते हैं, एक प्रोकैरियोटिक पढ़ते हैं और एक यूकैरियोटिक पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक जब हम पढ़ते हैं, कौन सी? प्रोकैरियोटिक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा कौन सा आ जाता है? मोनेरा जगत आ जाता है। डन, क्लियर है? यहां तक की बात जरा एक बार खोलिएगा। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है। तो इस अध्याय में हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसका नंबर नोट करिए, ऋषभ को भेजिए, अभी के अभी ब्लॉक कराइए इसको, अभी के अभी। दरोल उल्म नाम है इसका, दरोल उल्म। और बोल देना ये कंटिन्यूसली कई दिनों से परेशान कर रहा है, ठीक है, और स्पैम कर रहा है रेगुलर, ठीक है, और इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दीजिएगा, ऋषभ को बोल दीजिएगा। डन। अभी भेजिए और मेरी बात भी करा दीजिएगा। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? चलिए नीचे कर दीजिएगा इसको वापस, इधर भी हटा दीजिए, कमेंट हटा दीजिए बस। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये जो 5 जगत प्रणाली जो दी गई थी, इस 5 जगत प्रणाली को क्यों दिया गया था ये हमारी एनसीईआरटी ने बताया है। 5 जगत प्रणाली क्यों दी गई थी ये हमारी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। तो एक एक बिंदु हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि क्यों दी गई थी ये 5 जगत प्रणाली जो है, ये क्यों दी गई थी ये हम देखने वाले हैं। बिंदु दर बिंदु पढ़ेंगे, ध्यान से आराम से सुनिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पहले के जो वर्गीकरण थे, यानी 5 जगत प्रणाली से पहले के जो वर्गीकरण थे, कौन से? 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत। अब आप डेफिनेटली बोलेंगे सर 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत एक बार वापस से रिपीट कर दो, हमने पढ़ा नहीं था, आरंभ 2 में है हम, है ना। और एक सेकेंड ऊपर करना, एक सेकेंड, ये वाला स्टॉप करके, जो आरंभ 2 में है वो बोलेंगे, हाँ ये वाला 2024 स्क्रीनशॉट लेकर भेज दो। आप यही बोलेंगे सर हम आरंभ 2 में हैं, हमने ये नहीं पढ़ा था, 2 जगत नहीं पढ़ा, 2 जगत चलो पढ़ लिया, 3 जगत नहीं पढ़ा, 4 जगत नहीं पढ़ा, तो प्लीज एक बार उसको भी एक बार रिपीट कर दो। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए फटाफट। देखिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत पद्धति या प्रणाली। के मीन्स किंगडम और सी मीन्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत प्रणाली किसने दी थी? कैरलस लीनियस ने दी थी, है ना। किसने दी थी? कैरलस लीनियस ने। कौन से 2 जगत दिए थे सर? प्लांटी और एनिमेलिया। किस आधार पर दिए थे ये हमने अभी देखा, क्या? कोशिका भित्ति। जिनके अंदर कोशिका भित्ति है उनको प्लांटी में रख दिया, जिनमें नहीं है उनको एनिमेलिया में रख दिया था, ठीक है। किसको रख दिया था प्लांटी में? सर प्लांटी में बैक्टीरिया को रख दिया, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या मिलती है? सेल वॉल मिलती है। हाँ सर। ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया, उसमें भी क्या मिलती है? सेल वॉल मिलती है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा को नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? उस टाइम तक तो माइकोप्लाज्मा खोजा भी नहीं गया था, उसमें सेल वॉल नहीं मिलती है। और किसको रख दिया गुरु? यहां पर कवक को रख दिया, फंजाई को रख दिया, क्योंकि उसमें भी क्या मिलती है? सेल वॉल मिलती है, काइटिन से बनी हुई। प्लांट्स को रख दिया, शैवालों को रख दिया, ठीक है, इन सबको यहां पर रख दिया। एनिमेलिया में किसको रख दिया बेटा? एनिमेलिया में प्रोटोजोआ को रख दिया और प्राणियों को रख दिया, एनिमल्स को रख दिया। अब गड़बड़ क्या हो गई है? प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं है, प्राणियों में, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है, लेकिन ये एकल कोशिकीय हैं, ये बहुकोशिकीय हैं। ये एकल कोशिकीय प्रोकैरियोट है, एकल कोशिकीय प्रोकैरियोट है। बहुकोशिकीय यूकैरियोट है लेकिन परपोषी है। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोट है लेकिन स्वयपोषी है। ये एकल कोशिकीय यूकैरियोट है लेकिन स्वयपोषी है। तो ये गड़बड़ी सी मचा दी है।
इसको सही करने के लिए फिर क्या आई गुरु? इसको सही करने के लिए आई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 जगत प्रणाली। अब ये 3 जगत प्रणाली जो थी ये किसने दी थी? सर ये 3 जगत प्रणाली देने का काम किसने किया था? आपके हैकल ने किया था। किसने किया था? हैकल ने। अब क्या किया था? 2 जगत तो ऑलरेडी है हमारे पास। कौन कौन से? प्लांटी और एनिमेलिया तो है, प्लांटी और एनिमेलिया तो है। अब एक तीसरा जगत प्रस्तुत किया। अब वो किस आधार पर प्रस्तुत किया? उस तीसरे जगत का नाम क्या था? उस तीसरे जगत का नाम था प्रोटिस्टा। याद रखना, हैकल ने जो जगत प्रस्तुत किया था उसका नाम क्या था? प्रोटिस्टा। अब ये किस आधार पर प्रस्तुत किया था? याद रखना, शारीरिक संगठन के आधार पर। शारीरिक संगठन के आधार पर मतलब शरीर जो है वो किस तरीके का है? क्या वो एकल कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है? तो जितने भी एकल कोशिकीय जो थे, जितने भी एकल कोशिकीय जीव जो थे, उन सभी को किसमें रख दिया? सर प्रोटिस्टा में रख दिया। अब किस किस को रखा? सर यहां से उठाकर बैक्टीरिया जो एकल कोशिकीय प्लांटी से उठाकर यहां रख दिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो एकल कोशिकीय, इसको यहां रख दिया। फंजाई यहीं पर रहने दी, प्लांट्स यहीं पर रहने दिए, और शैवाल जो हैं, कुछ शैवाल जो हैं उनको यहां पर रख दिया। यहां पर अभी भी और यहां पर आपके प्राणियों को रख दिया और प्रोटोजोआ को यहां पर रख दिया। अब गड़बड़ी फिर से मचा दी किसने? हैकल ने। क्या गड़बड़ी मचा दी साहब? इन्होंने फिर क्या गड़बड़ी मचा दी है? इन्होंने गड़बड़ी ये मचा दी, इन्होंने काम तो चलो ठीक किया, क्या कि इन्होंने जितने भी एकल कोशिकीय यहां पर थे या यहां पर थे उन सबको निकालकर एक अलग जगत बना दिया जिसका नाम है प्रोटिस्टा, उसमें यहां पर रख दिया। लेकिन गड़बड़ी इन्होंने क्या मचा दी? इन्होंने देखा ही नहीं क्या कि वो जो एकल कोशिकाएं हैं, क्या वो जो एकल कोशिका हैं, क्या वो यूकैरियोटिक हैं कि प्रोकैरियोटिक है? ये नहीं देखा। तो उसके बाद क्या आ गई गुरु? 3 जगत के बाद क्या आई? 4 जगत प्रणाली। अब ये 4 जगत प्रणाली जो थी, ये 4 जगत प्रणाली किसने दी? ये दी सर कोपलैंड ने। अब 3 जगत तो हमारे पास ऑलरेडी है। कौन सा है सर? प्लांटी है, एनिमेलिया है और प्रोटिस्टा था। अब इन्होंने जो चौथा जगत दिया उसको पहले माइकोटा नाम दिया था। किसने? कोपलैंड ने क्या दिया था? नाम माइकोटा। बाद में एक वैज्ञानिक क्यूवियर ने उसको दूसरा नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? आपका मोनेरा नाम दिया था। तो डायरेक्टली आपने याद रखना है क्या? मोनेरा, जिसको पहले माइकोटा नाम भी दिया गया था। इतना डीप नहीं जाना, सिंपल मोनेरा जगत। तो कोपलैंड ने जो 4 जगत प्रणाली दी थी उसमें चौथा जगत जो इन्होंने प्रस्तुत किया था वो कौन सा था? मोनेरा। अब इसके अंदर ये किस आधार पर दिया था? सब ये किस आधार पर दिया था? शारीरिक संगठन के आधार पर, कि शरीर जो है वो एकल कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है, ये देखा था। अब ये किस आधार पर दे रहे हैं? ये कोशिकीय संगठन के आधार पर दे रहे हैं या कोशिकीय संरचना के आधार पर दे रहे हैं कि वो जो कोशिका जो है क्या वो प्रोकैरियोटिक है कि वो यूकैरियोटिक है। इस आधार पर दिया था, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अब हुआ क्या? यहां पर जहां पर भी प्रोकैरियोट्स थे उन सभी प्रोकैरियोट्स को निकालकर इसमें रख दिया। अब कौन थे प्रोकैरियोट्स? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सबको निकालकर यहां रख दिया। किसको? बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को यहां पर रख दिया। प्रोटिस्टा में कौन रह गए सर? प्रोटिस्टा में हमारे शैवाल रह जाएंगी, प्रोटोजोआ रह जाएंगे। शैवाल हैं, प्रोटोजोआ हैं। एनिमेलिया में कौन है सर? प्राणी है। और प्लांटे में कौन है सर? पादप है। लेकिन पादपों के साथ साथ अभी यहां पर कवक भी रखी हुई है। सोचो, इन पर तो ध्यान ही नहीं दिया। प्लांट्स के साथ साथ कौन है? फंजाई यानी कवक यहां पर रखी हुई है।
तो ये सारी चीज तो सही थी, लेकिन गड़बड़ी अभी भी एक चल रही थी। क्या चल रही थी कि भैया प्लांट्स जो होते हैं वो तो स्वपोषी है, और कवक जो होते हैं ये तो परपोषी है, यानी पोषणता का आधार देखा ही नहीं यहां पर। तो यहां पर केवल कोशिकीय संरचना देखी, यानी अभी भी ये अधूरा था। चलो इसको फिर से पूरा करते, और फाइनली पूरा किसने किया फिर इसके बाद में? 5 जगत प्रणाली। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत प्रणाली जो थी, ये किसने दी है? ये आपको वर्ष भी याद रखना है, वर्ष याद रखना है। इनके वर्ष याद नहीं रखने कि 3 जगत कब आई थी, 2 जगत कब आई थी, 4 जगत कब आई थी, 5 जगत याद रखनी, क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। किसने दी थी सर? R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने ये आपकी 5 जगत प्रणाली दी थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ये जो 5 जगत प्रणाली दी गई थी, ये कितने आधार पर? देखो यहां पर सिर्फ एक आधार, यहां पर एक आधार, यहां पर एक आधार। 2 जगत प्रणाली में भी एक ही आधार था, कोशिका भित्ति। 3 जगत प्रणाली में भी एक ही आधार था, शारीरिक संगठन। 4 जगत प्रणाली में भी एक ही आधार था, क्या? कोशिकीय संरचना। 5 जगत प्रणाली में 5 आधार थे। कौन कौन सा? सर कोशिकीय संरचना भी था। कौन सा था? कोशिकीय संरचना भी था, यानी हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। शरीर का संगठन भी था, यानी एकल कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। पोषण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन तो वही आधार के कारण ही तो 5 जगत आएंगे, क्योंकि 4 जगत तक तो सब कुछ ठीक था। दिक्कत तो यही थी कि स्वपोषी के साथ परपोषी रखा हुआ है, तो हमें हटाकर निकाल कर एक अलग जगत बनाना पड़ेगा। अब 5 जगत हो जाएंगे। 5 जगत कौन से हो जाएंगे सर? एक हो गया मुनीरा, एक हो गया प्रोटिस्टा, एक हो गया प्लांटी, एक हो गया एनिमेलिया। ये 4 जगत तो ऑलरेडी हैं हमारे पास। अब 5वां जगत प्रस्तुत करना पड़ा, और वो कौन सा था? फंजाई। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि विटेकर ने 5वां जगत कौन सा दिया? भाई 4 जगत तो ऑलरेडी है, 5वां जगत उन्होंने फंजाई दिया। किस मेन आधार क्या था कि यहां पर गड़बड़ी किस चीज की हो रही? पोषण की तो हो रही थी कि आपने स्वपोषी के साथ परपोषी रखा हुआ। कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं भैया? आपने डीकंपोजिशन पढ़ लिया यार दोस्त, पूरा आपने पूरा का पूरा डीकंपोजिशन पढ़ लिया, पूरा का पूरा क्या पढ़ लिया? डीकंपोजिशन पढ़ लिया। 1969 है सर। बेटा मैंने भी तो वही लिखा है यार, कौन है ये? हाँ जी 1969 तो लिखा है यहां पर। हाँ जी, तो शारीरिक सॉरी क्या बोला मैंने? मेन क्या था यहां पर? कवक आप लोगों ने पढ़ लिया। याद कर, बैक्टीरिया और कवक क्या होती है सर? बैक्टीरिया और कवक जो होती है वो परपोषी होती है, डीकंपोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं। तो ये कैसे है? परपोषी है। ये कैसे है? स्वपोषी है। यानी पोषणता तो मेन आधार था किस चीज का? R.H. विटेकर के वर्गीकरण का, जिसके बेसिस पर उन्होंने 5वां जगत प्रस्तुत किया। कौन सा? फंजाई जगत, कवक जगत। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर 3 तो ये हो गए। चौथा आधार क्या था साहब? यहां पर चौथा आधार जो था वो था क्या? जनन, जो अभी तक नहीं लिया गया था किसी भी क्लासिफिकेशन में। यहां पर जनन को भी शामिल किया गया। और लास्ट था जातिवृत्तीय संबंध। जातिवृत्तीय संबंध यानी अपने पूर्वजों के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पर भी जातिवृत्तीय संबंध या विकासीय संबंध भी बोल सकते हैं, विकास के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो इन 5 आधार के बेसिस पर उन्होंने ये 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत करी थी। ये थी सीधी सी बात दोस्त, इतनी सी बात समझनी थी। अब यही सारी चीजें जो बताई गई है, यही सारी चीजें यहां पर तोड़ मरोड़ कर यहां पर एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। ठीक है जी, पढ़िए। पहले के वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा था। रख दिया इन सभी को, क्यों? कोशिका भित्ति के आधार पर। क्यों? कि इस जगत में समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित है। 2 जगत प्रणाली में यही तो था कि आपने 2 जगत प्रणाली में इन सभी को रख दिया था। किसमें? प्लांटी जगत में। क्यों? क्योंकि इन सभी के अंदर क्या मिल रही थी सर? कोशिका भित्ति मिल रही थी। इस बेसिस पर यहां पर इनको यहां पर रख दिया।
अन्य लक्षण तो देखे ही नहीं, अन्य लक्षण तो देखे ही नहीं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो साहब ये तो गलती हो गई थी, और भी गलती है। फिर उसके बाद क्या, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल और बैक्टीरिया जो है वो कैसे हैं सर, ये तो प्रोकैरियोट्स हैं। नीलहरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया बोल देते हैं, है ना। उनको किसके साथ रख दिया सर, यूकैरियोटिक जीवों के साथ रख दिया। सोचो प्लांटी जगत में आपने बैक्टीरिया को भी रखा था, यही तो बताया था। देख दो जगत प्रणाली में तेरे को, ये देख दो जगत प्रणाली में आपने बैक्टीरिया को, नीलहरित शैवाल को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया। हाँ सर रख दिया, ये भी गड़बड़ी मचा दी यहां पर, है। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया था। एकल कोशिकियों के साथ साथ किसको रख दिया सर, बहुकोशिकियों को रख दिया। जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास कैसी होती है, एकल कोशिकीय। स्पाइरोगायरा कैसी होती है, बहुकोशिकीय होती है। इन दोनों को साथ साथ रख दिया है। ये भी गड़बड़ी थी कि यहां पर हमने शैवाल की बात करी। हाँ सर शैवाल, अब यहां पर शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास वो कैसी है, एकल कोशिकीय, और स्पाइरोगायरा जो है वो कैसी थी, बहुकोशिकीय। साथ साथ रख दिया किसमें, प्लांटी जगत में। डन, क्लियर है ये अगला बिंदु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस वर्गीकरण में कवक जैसे परपोषिका, हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच में विभेद नहीं किया गया। आपने इसमें कवक, फंजाई कौन है, कवक, और प्लांट्स यानी पादप, आपने स्वपोषी के साथ परपोषी को भी रख दिया यहां पर। ये यही चीज यहां पर लिख रहा है कि आपने कवक जो एक प्रकार का परपोषी है और हरे पादप जो स्वपोषी है, उनके बीच में भी अंतर नहीं किया। दोनों में कोशिका भित्ति मिल रही है, लेकिन कोशिका भित्ति का कॉम्पोजिशन भी तो अलग है कि भैया कवक जो होती है उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और पादप जो होती है उनकी सेल्यूलोज की बनी होती है। ये नहीं देखा आपने, आपने सिर्फ देखा कोशिका भित्ति है, धर दो धर दो धर दो धर दो धर दो धर दो, रख दो रख दो रख दो रख दो, जिनमें कोशिका भित्ति है सबको दो जगत प्रणाली में रख दो। ठीक है जी, यहां तक जरा थम्स अप का निशान देकर एक बार बता दीजिए। सिंपल सी बातें हैं, यहां तक की बात समझ में आ गई है। वेल डन संध्या शुक्ला, बहुत ही बढ़िया। नीट एस्पिरेंट आदित्य प्रताप, प्रिया कुमारी, हिमा तिवारी, शिवदेव, दीपक, सुजीत, प्रतीक, तानिया, जतिन, सिद्धि, आशीष, आशु, बुशरा, माया, सिंपल, लकी, आकांक्षा। डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला बिंदु क्या लिखा हुआ है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एकल कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। आगे बात क्या कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सभी को उठाकर किसमें रखा, मोनेरा जगत, और जितने भी एकल कोशिकीय जो हैं उन सभी को उठाकर रख दिया किसमें, प्रोटिस्टा जगत। आप खुद देखिए, आपने यहां पर प्रोटिस्टा जगत दिया, हाँ सर, किसने दिया, हैकल ने दिया। किस आधार पर दिया, जो यूनिसेल्युलर हैं उन सभी को एकल कोशिकियों को रख दो किसमें, प्रोटिस्टा में। जितने भी एकल कोशिकीय सबको रख दो प्रोटिस्टा में, और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सभी प्रोकैरियोट्स को रख दो किसमें, मोनेरा में रख दो। ये बात यहां पर लिख दी है यहां पर। चलो जी, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को रखा गया, जो पहले पादप जगत में रखे जा रहे थे, जो पहले पादप जगत के अंतर्गत आ रहे थे। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा जो यहां पर आ रहे थे, उनमें से पर्टिकुलरली हमने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को निकाला क्योंकि ये एकल कोशिकीय हैं, और निकाल कर प्रोटिस्टा जगत में रख दिया। इधर देख क्या कि भैया आपने क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा और चलो क्लोरेला भी लिख देते हैं, ये शैवाल है, इन सभी को आपने किस में रखा हुआ था सर, प्लांटी जगत में रखा हुआ था। हाँ सर। फिर उसके बाद इनमें से हमने कौन सी शैवाल निकाली, देखिए यहां पर शैवाल लिखा हुआ, यहां पर पर्टिकुलरली हमने कौन सी शैवाल लेंगे, क्या हम स्पाइरोगायरा लेंगे, दिमाग लगा, स्पाइरोगायरा मल्टी सेल्यूलर है, कैसी है, मल्टी सेल्यूलर। ये दोनों कैसी हैं, यूनिसेल्यूलर।
ये इतना सा चित्र याद रहेगा, दिमाग में चीज याद रहेगी। ये कैसी है? यूनिसेलुलर। ये कैसी थी? स्पायरोगायरा मल्टीसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर है उसको रखेंगे ना यहां पर। तो वही लाइन ये बोल रहा है क्या कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो पहले पादप जगत में थी, प्लांटे में थी, उसको निकालकर हमने प्रोटिस्टा जगत में रखा। ये लो जनाब, किस में रख दिया? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत किसको रखा? सर जिनमें कोशिका भित्ति मिल रही है। कौन? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जो पहले किस में रखे गए थे? सर पादप जगत में रखे गए थे, शैवालों के अंतर्गत। हमने उनको निकालकर प्रोटिस्टा जगत में रखा। क्यों? क्योंकि एकल कोशिकीय है। डन। सर ये पॉइंट नोट्स में लिखें? नहीं बेटा, ये थोड़ा ना लिखते हैं। मुस्कान, ये चीजें थोड़ा ना लिखते हैं बेटा, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं लिखते बेटा। अरे कैसी बातें कर ले हो, ये पॉइंट थोड़ा ना लिखे जाते हैं नोट्स में। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, बिल्कुल नहीं। नो 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 नो, नोट्स में ये चीजें थोड़ी ना लिखी जाती हैं बेटा। पैरामीशियम और अमीबा जो पहले प्राणी जगत में रखे गए थे, पैरामीशियम और अमीबा, इधर फोकस करना। पैरामीशियम और अमीबा। अब यहां पर कहीं प्रोटोजोआ लिखा हुआ है? हाँ सर, प्रोटोजोआ के दो एग्जांपल लिख रहा हूं। क्या? पैरामीशियम अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा, ये किसके एग्जांपल है? प्रोटोजोआ के। एक आपका सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, एक आपका अमीबॉइड प्रोटोजोआ है। जो ड्रॉपर है वो क्लिक कर गया होगा उनके दिमाग। क्या कि प्रोटोजोआ, इसी चैप्टर में पढ़ोगे, प्रोटोजोआ के 4 समूह होते हैं। एक होता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, एक होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, एक होता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, एक होता है स्पोरोजोआ। जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जिनको पता है जस्ट एक बार रिकॉल करा रहा हूं उनको कि पैरामीशियम जो होता है, जिस पर क्या मिलता है? पक्षमाभ मिलता है। इसको हम पक्षमाभीय प्रोटोजोआ बोलते हैं। अमीबा, इसको हम अमीबॉइड प्रोटोजोआ श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ये दोनों कौन है? प्रोटोजोआ। अब जरा देख, दो जगत प्रणाली में ये दोनों को किस में रखा गया था? प्रोटोजोआ समूह के अंतर्गत किस में रखा गया था? सर एनिमेलिया में रखा गया था। लेकिन गुरु ये दोनों कैसे हैं? सर ये तो एकल कोशिकीय है, तो निकालना पड़ेगा ना 3 जगत प्रणाली में। इन दोनों को यहां से निकालकर कहां रखना पड़ेगा? सर इन दोनों को निकालकर यहां रखना पड़ेगा। देख वहां क्या लिखा हुआ है? प्रोटोजोआ लिखा हुआ है। हाँ सर, तो निकालकर किस में रखेंगे? एकल कोशिकीय जीवों में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? यही लाइन लिखी हुई है कि भैया आपने प्रोटिस्टा जगत जो है, उस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत किसको डाला? सर हमने क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला को डाला, जो पहले प्लांटी में रखे गए थे। सर हमने पैरामीशियम और अमीबा को डाला, जो पहले एनिमेलिया में रखे गए थे। इनको निकालकर हमने प्रोटिस्टा जगत में डाला। किस आधार पर? सर शरीर के संगठन के आधार पर। डन। ऑब्वियस ही बात है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं मिल रही है, इनमें कोशिका भित्ति मिल रही है, लेकिन फिर भी हमने इनको प्रोटिस्टा में डाला। क्यों? क्योंकि ये एकल कोशिकीय है। ठीक है, बता, इतनी सी बात तेरे को समझ में आ गई? इसमें क्या तकलीफ हो रही थी? किसके गुर्दे में तकलीफ हो रही है? बताइए जरा हमको। अब कह रहे सर ये तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे, तो भैया आपको क्या पढ़ा है आप ये बता दो। आपको पीएचडी की किताब पढ़ा दें? अब इसमें भी दिक्कत है। सर इसमें भी हमारे गुर्दे में दर्द हो रहा है कि ये तो सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो बताओ और क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? पीएचडी करा दें? हैं? पीएचडी में जो किताबें पढ़ी जाती हैं लेनिंजर की और ये सारी जो जितने भी मैग्रॉ हिल पब्लिकेशंस की जितने भी किताब होते हैं वो पढ़ा दें आपको? अबे किसी चीज में तो संतुष्टि होती है, किसी ना किसी चीज में तो संतुष्टि आती है। तुम्हें किसी चीज में संतुष्टि आती है कि नहीं आती है? नहीं सर हमको नहीं आती है। एक रात को 1 बजे मैसेज करता है, सर आप जो काली पीडीएफ देते हो ये छपती नहीं है। सर ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस किस में आता है? कशाभिकीय में आता है, फ्लैजिलेटेड में आता है। आएगा, इसी में ही आएगा। डन। ये लाइन आ गई समझ में?
क्लियर है? ये एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने पहले सेल चैप्टर पढ़ाया था। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था यार, जब मैनेजमेंट ही ऐसा हो ना कि एक बैच में मेरे को पढ़ाने दिया जा रहा है, एक में पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, फिर दोनों को मिक्स करके मेरे को पढ़ाने दिया जा रहा है, तो जिसको मैंने नहीं पढ़ाया ऑब्वियसली वो तो यही बोलेगा कि सर हमको नहीं पढ़ाया था ये। ना बच्चे की गलती ना इसकी गलती, बीच में फंसता है कौन? नथुलाल। चलो जी आगे बढ़े, इसको लेकर आगे चलते हैं कहानी। आगे क्या लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में? आगे लिखा हुआ है क्या? समय के साथ साथ वर्गीकरण की ऐसी पद्धतियां आई जिनमें यह प्रयास किया गया कि भैया एक लक्षण मत देखो, सिर्फ आकार मत देखो, सिर्फ कोशिका की संरचना मत देखो, बहुत सारे लक्षण देखो यार। तुम आकार के साथ साथ प्रजनन देखो, तुम उनके बीच में विकासीय संबंध देखो, विकासीय संबंध या जातिवृत्तीय संबंध देखो, तुम पोषण देखो, ये सारे आधार देखकर फिर क्या दो? आगे की पद्धतियां दो। और फिर आगे की पद्धतियां कौन सी आई थी? 5 जगत प्रणाली, जो किसने दी थी? आपके आर.एच. विटेकर ने दी थी, और ये 5 आधार पर दी थी। आधार याद रखना, ये 5 आधार: कोशिका संरचना, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, शारीरिक संरचना, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, पोषण की विधि, स्वयपोषी, परपोषी, प्रजनन, लैंगिक, अलैंगिक, जातिवृत्तीय संबंध यानी विकास की दृष्टि से संबंध। ये 5 आधार, 5 जगत, ये इन्होंने प्रस्तुत किए थे। ये अभी नहीं पढ़ना है, ये कब पढ़ना है? एक एक जगत जब कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद, जगत कंप्लीट होने के बाद फिर इन सारी चीजों को देखना है। याद रखना क्या, ये यहां पर जो चीज लिखी हुई है ये कब देखना है? जब सारा एक जगत पढ़ लो, जैसे मोनेरा जगत पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद इस चार्ट पर देखना, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए अब इसके बाद हमारी एनसीईआरटी 6 जगत प्रणाली के बारे में भी हल्की सा हिंट देती है। क्या 6 जगत प्रणाली जो है, इसके बारे में भी हमारी एनसीईआरटी में हल्का फुल्की एक चीज बताई है। इस 6 जगत प्रणाली को हम जीवन के 3 डोमेन बोलते हैं, और ये किसने दिया था? सर कार्ल वूज ने दिया था। कौन? कार्ल वूज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 3 डोमेन या जीवन के 3 डोमेन या 6 जगत प्रणाली दी थी। अब क्या बताया था इन्होंने दोस्त, ये यहां पर लिखा हुआ, लेकिन ये पढ़ने से पहले आपको कल अगर याद हो, कल हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें हम लोगों ने बात करी थी वर्गीकी संवर्ग, जिसके 7 क्या थे? पद थे, जिसमें सबसे ऊपरी पद जो था उसका नाम क्या था? याद कर, सबसे ऊपर जो पद था वो कौन था? जगत था। और ये भी किसी ने पूछा था और ये बताया था, जगत के ऊपर कौन आता है? याद रखना, डोमेन। जगत के ऊपर या किंगडम के ऊपर कौन आता है? डोमेन। डोमेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? याद रखना, डोमेन को बोला जाता है अनुक्षेत्र। ठीक है, तो याद रखना क्या? अनुक्षेत्र या डोमेन। तो किंगडम्स मिलकर, जगत मिलकर क्या बनाते हैं? अनुक्षेत्र बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने, किन्होंने? कार्ल वूज ने। ये जो कार्ल वूज जो थे, इन्होंने जीवन के 3 डोमेन बताए, यानी अनुक्षेत्र बताए। क्या मतलब था गुरु? इससे पहले वाले आर.एच. विटेकर ने कितने जगत बताए थे? 5 जगत बताए थे। इन्होंने बोला कि भैया ये जो 5 जगत है ना, 5 जगत, जिसमें से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 4 जगत जो हैं, ये चारों जगत है ना बेटा, ये सारे के सारे कौन है? ये 4 जगत है। ये चारों जगतों को एक डोमेन में रखो। भाई जगत से ऊपर कौन आता है? सर डोमेन आता है। तो इन 4 जगत को, ये 4 जगत को एक डोमेन में रखो, एक अनुक्षेत्र में रखो, और उसका नाम रखो यूकैरिया। क्यों यूकैरिया क्यों रखो? अरे भैया प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है,
प्लांटी ये यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया ये यूकैरियोटिक है। तो ये जब चारों जगत यूकैरियोटिक है तो इनको एक डोमेन में रखो, इनके ऊपरी एक समूह में रखो। भैया ये समानता है, याद कर हमने बोला था नीचे से जब हम ऊपर जा रहे थे तो समानता देख रहे थे। हाँ सर, इनमें कुछ समानता है तो इनको एक समान समूह में रखो जिसका नाम है यूकैरिया। चलो जी रख दिया हमने। अब यूकैरिया कौन है? डोमेन है, याद रखना। कौन है यूकैरिया? एक डोमेन है। डन। अब दिक्कत इनको किससे थी? सर मोनेरा जगत से थी। अब मोनेरा जगत का जब अध्ययन किया तो पता लगाया कि भैया मोनेरा जगत जो था, कौन सा? ये जो मोनेरा जगत था, इस मोनेरा जगत के अंतर्गत दो प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या किया? पर्टिकुलरली आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उनका एक अलग जगत मानकर, उनको, किसको? आर्की बैक्टीरिया को एक अलग जगत माना और यू बैक्टीरिया को एक अलग जगत माना कि यू बैक्टीरिया एक अलग जगत बना रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया एक अलग जगत बना रहे हैं। और इस जगत को हमने एक डोमेन में रखा, इसको हमने एक डोमेन में रखा और उस डोमेन का नाम था, इसका नाम था आर्की डोमेन, आर्की अनुक्षेत्र, और इसका नाम था बैक्टीरिया डोमेन। तो इस प्रकार आर्की डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन, यूकैरिया डोमेन, ये थे हमारे जीवन के 3 डोमेन। क्या कार्ल वूज ने बोला? क्या कि टोटल जीवन में 3 डोमेन है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको हम 3 डोमेन में बांटते हैं। इन डोमेन्स के अंदर कौन आएंगे? जगत आएंगे। आर्की डोमेन के अंदर आर्की बैक्टीरिया एक जगत है, बैक्टीरिया डोमेन के अंदर यू बैक्टीरिया का एक जगत है, यूकैरिया डोमेन के अंदर ये 4 जगत हैं। इस तरीके से टोटल डोमेन कितने हो गए? सर डोमेन हो गए हमारे 3, 1 2 3, और जगत कितने हो गए सर? 6, 1 2 और ये 4 6। इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया सर? 6 जगत प्रणाली। 6 जगत प्रणाली या जीवन के 3 डोमेन, ये बोल दिया। यही चीज तेरी एनसीईआरटी में अगर पढ़ेगा तो ये चीज लिखी हुई है, पढ़ पढ़ो। क्या? जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां ये भी प्रस्तावित की गई। ये नहीं बताया किसने की, याद रखना कार्ल वूज ने करी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। यानी जो वो मोनेरा जगत जो था, इसको हमने 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जिस सारे के सारे यूकैरियोटिक जगत को एक तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। अब कौन सा तीसरा अनुक्षेत्र, कौन से वो 2 अनुक्षेत्र, ये नहीं बताया हमारी एनसीईआरटी ने। आई होप आपको ये समझ में आ गई कौन से डोमेन। अनुक्षेत्र मींस कौन से डोमेन। वापस से पढ़, क्या? मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्र, वर्ड की जगह डोमेन याद रखना। मोनेरा जगत को 2 डोमेन में क्लासिफाई किया, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया का डोमेन, आर्की डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन। और सारे यूकैरियोट्स जो थे, ये सारे यूकैरियोट्स जो हैं, इन सबको एक अलग डोमेन में रखा, एक तीसरे डोमेन में रखा। क्या नाम है उसका? यूकैरिया। ये लिख दिया। अतः क्या बन गई? एक षट जगत प्रणाली। अब षट मतलब 6 जगत प्रणाली है। ये कौन सी है? ये 6 जगत प्रणाली प्रस्तावित की गई थी। लो जनाब, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर नेक्स्ट चैप्टर इस तरीके से स्टार्ट होता है आपका। कौन सा? ये वाला। कि सबसे पहले आपके इस चैप्टर में ये प्रणालियों के बारे में बता दिया जाता है, मिक्स करके बताया हमारी एनसीईआरटी में, अलग अलग सेपरेट करके नहीं बताया हुआ है। तो आप सेपरेट करके भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये चार्ट सीधा सीधा आपने याद रखना है। इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले आपने इस तरीके से पढ़ना है, हेडिंग डालनी है चैप्टर का नाम, जीव जगत का वर्गीकरण। पहला बिंदु अरस्तु, क्लासिफाई। सबसे पहले सर्वप्रथम वर्गीकरण, प्लांट 3 भाग, वृक्ष, शाख और झाड़ियां, ठीक है। एनिमल्स,
बिना लाल रक्त के लाल रक्त वाले, ये पहला बिंदु। दूसरा, 2 जगत प्रणाली, ये पूरा लिख दे। 3 जगत प्रणाली, ये पूरा लिख दे। जो यहां लिखा हुआ है एरो करके यहां दिखा देना जरूर, ठीक है। फिर 4 जगत प्रणाली, ये लिख दे। फिर 5 जगत प्रणाली, ये लिख दे। और फिर 6 जगत प्रणाली, ये लिख दे। इतना लिख देगा, इस चैप्टर का इनिशियल टॉपिक जो है वो सारा कवर हो जाएगा नोट्स में, ठीक है जी। अब एक और बात आ रही है, ये जो कार्ल वूज ने यहां पर बेसिकली कार्ल वूज को दिक्कत किससे थी? सर कार्ल वूज को, एक बच्चे ने एक चीज लिखी है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मॉड्यूल है सबके पास, एलन के मॉड्यूल है, वहां पर बहुत सारी चीजें डिटेल्स में लिखी होती हैं। कार्ल वूज ने मोनेरा जगत से दिक्कत थी, उसने देखा एक आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, इनमें डिफरेंस किस चीज का था? इनमें डिफरेंस था 16S rRNA का। है ना? किसका डिफरेंस था? 16S rRNA का। अब 16S rRNA किस में मिलेगा? इसमें। और rRNA क्या बनाता था? राइबोसोम बनाता था, राइबोसोम की छोटी इकाई बनाता था। तो ये आधार बनाकर उन्होंने बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इसी का ही होता है? नहीं, और भी डिफरेंस होते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? क्या याद रखना है? ये याद नहीं रखना है आपने, ये उस मॉड्यूल में लिखा हुआ है। एक एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन तेरा एलन के मॉड्यूल से नहीं आएगा, वो तो एक डीप नॉलेज लेने के लिए है। और जहां जरूरत होगी, मैंने तेरे को हर एक चीज वहां के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई है, जहां जरूरत है, और जहां नहीं है वहां नहीं बताई है दोस्त। अब मैं तेरे को यहां पर 16S rRNA के बारे में यहां पर बताऊंगा, जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा? जो तेरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली का डिफरेंस होता, सॉरी कोशिका भित्ति का डिफरेंस होता है, दोनों में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तेरे को विश्वास नहीं हो रहा? देख, दिखा देता हूं तेरे को। ये देख, डिंगचिक 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 डिंगचिक, ये देख, ये देख, ये ले। तो थोड़ा विश्वास के साथ चलो, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूं लॉजिकली पढ़ा रहा हूं, बहुत सोच समझ कर पढ़ा रहा हूं। कितना पढ़ाना, कितना नहीं पढ़ाना, कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ठीक है। लिखा हुआ आध्य बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया नॉर्मल यू बैक्टीरिया से किस आधार पर अलग होते हैं? कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर अलग होते हैं, ये लिखा हुआ है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। 16S rRNA से नहीं बनेगा। आइए क्या पढ़ने वाले बेटा? मोनेरा जगत की बात करने वाले। मोनेरा जगत वैसे तो हम ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में, अब ये मत कहना कि सर हमने सेल वाले चैप्टर में आरंभ 2 में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका भी नहीं पढ़ी है। ये मत कहना। सर हमने नहीं लिया मॉड्यूल, लल्लू ये तुम काहे वो बार बार सिद्ध करते हो? वो एक कहानी सुनी ना बचपन में, कौए के सामने क्या डाल दो? घी, मक्खन, सोना सब कुछ डाल दो, और साइड में क्या रख दो? गोबर रख दो, है? ऐसी कोई कहानी थी, मैंने बीच में क्लास में बताई थी। तब भी किसमें मुंह मारेगा? उसी में, खराब चीजें। हम तुमको बोल रहे हैं कि यार जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं उसमें सारी चीजें कवर कर रहे हैं, जहां जरूरत है वहां की चीज कवर करी है। एक बार जेनेटिक्स उठाकर देख लेना, एक बार इवोल्यूशन उठाकर देख लेना, एक बार इकोलॉजी उठाकर देख लेना, एक बार बायोटेक्नोलॉजी उठाकर देख लेना। ये जितने भी चैप्टर जो भारी चैप्टर थे, जो लॉजिकल चैप्टर थे, जो कंसेप्चुअल चैप्टर थे, जिनमें जरूरी है चीजों को एक्सप्लेन करना, डीपली एक्सप्लेन करना, वो सब कुछ कवर किया है। सेल चैप्टर उठाकर देख लेना। नहीं, हमारे पास मॉड्यूल नहीं, हम क्या करें? तुम बेटा एक काम करो, गोलगप्पे खाओ और सो जाओ। क्या करना है? गोलगप्पे खाइए और सो जाइए। हम जो पढ़ा रहे हैं ऐसे ही है ना? ऐसे ही है बेटा। ऐसे ही आ गए सर हम तो बैच में मौज लेने के लिए। आप टीचर हल्के हो, बाकी टीचर भारी हैं, बाकी जगह कोर्स हो गया,
आपका अभी तक कोर्स नहीं हो रहा। जिनके कोर्स हुए हैं एक बार उनसे पूछ ले, है ना कुछ तो कटा है या काटा है। अब किसका काटा है, क्या कटा है, किसने काटा है, उनसे पूछ लेना। ठीक है दोस्त, फोकस करिए यहां पर। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत की जब हम बात करते तो मोनेरा जगत में बहुत सीधी सी बातें लिखी हुई है। क्या जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सभी को किसमें रखा गया है, मोनेरा जगत में रखा गया है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट जो है वो किसमें आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। ठीक है साहब, इसमें किसको रखा गया सर, बिंदु दर बिंदु पढ़ते जाना, बहुत सिंपल सा। मोनेरा जगत बहुत सिंपल है यार, ये बहुत जल्दी निपटेगा। मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन आते हैं सर, बैक्टीरिया आते हैं। हाँ सर, सबसे ज्यादा ये वो सूक्ष्म जीव है जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संख्या में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। एक चम्मच में अगर आपने मिट्टी उठा ली है तो उस मिट्टी में कितने बैक्टीरिया मिलेंगे, इतने जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं। क्या मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के क्या मिलेंगे सर, बैक्टीरिया मिलेंगे। कहां पर मिल रहे हैं सर, ये हर जगह मिल रहे हैं। ये गर्म स्थानों पर मिल रहे हैं, मरुस्थल में मिल रहे हैं, बर्फ में मिल रहे हैं, गहरे समुद्रों में मिल रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में मिल रहे हैं, अनुकूल परिस्थितियों में मिल रहे हैं। ये हर जगह मिल रहे हैं, ये दूसरे जीवों में मिल रहे हैं, ये हर जगह मिल रहे हैं यार। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ लिया, हाँ सर। बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली, हाँ सर। परपोषी होते कि नहीं होते, स्वपोषी होते कि नहीं होते, हाँ सर। दंडना दंडन, इतनी सी बात समझ में आ गई। चल ये भी लिखा हुआ है, बैक्टीरिया अन्य जीवों पर परजीवी के रूप में मिलते हैं। फटाफट जल्दी से बता, क्या इन बिंदुओं में किसी को दिक्कत थी? सर लास्ट 3 चैप्टर की एनसीईआरटी संपूर्ण नहीं मिली है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी मैडम, वो डाल दी है क्या? मैं भी कुछ और काम कर रही थी, मैं डाल देती हूँ आधे घंटे तक। ठीक है, आधे घंटे में? ठीक है जी, ओके ठीक है, ठीक। सुन लिया, सुन लिया सर। इस तरह से हमें नुकसान नहीं करते होंगे मोनेरा जगत। ये कौन आया? ये है, इसका नाम है बेनस्टॉक्स। आए हाय, डाउट नट तोड़ डालू कसम से कह रहा। इस हिसाब से तो मोनेरा जगत के जीव हमें नुकसान नहीं करते होंगे। मतलब मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर की धज्जियां उड़ा दी। उस हिसाब से सर क्या बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है? इस हिसाब से तूने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर की धज्जियां उड़ा दी। लाओ यार, कोई छुरी ले आओ, हम काट दें यार कसम से। गजब गजब। पहले मेरे बाल नहीं थे तो मैं बोलता था मोगेम्बो खुश हुआ। अब मेरे बाल आ गए तो मैं क्या बोलूं? अब मोगेम्बो तो मैं रहा नहीं, क्या बोलूं? बहुत खुश हुआ सर। आवाज बहुत प्यारी थी। मेरी मम्मी, अरे यार पापा जी यार, एक दुकान ही खुलवा देते मेरे को, गल्ले पर बैठ जाता चुपचाप। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये मोनेरा जगत के ये बिंदु थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। कितने बिंदु हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये 5 बिंदु थे, बहुत सिंपल से ये 5 बिंदु थे। ठीक है, नेक्स्ट छठा बिंदु। छठा बिंदु बोल रहा है ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं अलग अलग आकृति के होते हैं। कैसे? जैसे ये वाला, ये छड़ आकृति का है, इसको हम बोलते हैं बेसिलस। ये गोल आकृति का है, इसको हम बोलते हैं कोकस।
ये इस तरीके से कॉमा आकृति का, सर कॉमा तो नहीं लग रहा हमको, ये है एग्जैक्टली इसको कोशाकार या विब्रियो बोला जाता है, विब्रियो शेप, जैसे विब्रियो कॉलेराई। ये कैसे हैं सर? सर्पिल आकार के हैं, स्पाइरल शेप है, सर्पिल आकार। यही चीज यहां पर छठा बिंदु दे रखा था, क्या कि आकार के आधार पर इनको 4 समूह में बांटा गया है। गोलाकार यानी कोकस, बहुवचन में कोकाई, यानी कई सारे होते तो कोकाई बोलते हैं। छड़ाकार जिसको हम बेसिलस बोलते हैं, बहुवचन यानी कई सारे मिलते हैं तो उनको हम बेसिलाई बोलते हैं। कॉमा आकृति के मिलते हैं इस तरीके से, ये कॉमा बनता है तो ये बैक्टीरिया, उसमें ये कशाभिका होती है, उस वजह से कॉमा शेप बन जाता है। ये जो कॉमा आकृति के होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? विब्रियो। क्या बोलते हैं? विब्रियो या विब्रियम, विब्रियो बोलते हैं, कईयों को विब्रिया बोलते हैं। सर्पिल आकृति के स्पाइरेलम, बहुत सारों को स्पाइरेला बोल देते हैं। ये हमारा छठा बिंदु था क्या मोनेरा जगत में बैक्टीरिया के आकार, जो हम सेल चैप्टर में भी देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, यहां पर एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दे रखा है, इस तरीके से डायग्राम दे रखा है। ये विब्रियो है, ये सर्पिल आकार है, ये आपके बेसिलस है, छड़ आकृति के हैं, डंडे जैसी हैं, और ये गोलाकार है, कोकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 बिंदु हो गए। 7वां बिंदु, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये सिंपलेस्ट तो होते हैं। सिंपलेस्ट मतलब संरचना के आधार पर देखो तो सिंपल है। जटिल है क्या? आपके जैसे जटिल है क्या? नहीं। क्या इनमें कोशिकांग होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग? नहीं सर। ठीक है यार हटा दो यार, मैं हिल जाऊंगा आज कसम से, मैं पगला जाऊंगा। एक है डॉक्टर विश्वास, सर आप पढ़ाते तो अच्छा हो लेकिन सर आप एक है ना गड़बड़ी करते हो। सर आप जो लाते हो ना सर, इसको प्लीज व्हाइट पे लेकर आया करो। शायद तू ही था जिसने रात को मेरे को मैसेज किया था 1 बजे, है ना। आप बेस्ट हो, मस्त पढ़ाते हो, लेकिन प्लीज नोट्स को व्हाइट स्लाइड पर लाया करो। हटा दो भैया, आज नहीं झेला जा रहा। आज बिल्कुल बिल्कुल हटा ही दो, कसम से हटा दो। या तो इनका सिलेक्शन कतई नहीं होने वाला, या हम पागल हो जाएंगे। देखो 2 ही कंडीशन है। संरचना में ये कैसे होते हैं? बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं। कैसे भैया? क्या इनके अंदर कोशिकांग वोशिकांग हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग, अंतःप्रेद्रव्य जालिका, गोल्जी का, ये सारी चीजें मिलती है। अरे भैया प्रोकैरियोट सर, तो स्ट्रक्चरली कैसे है सर? ये सिंपल है, बिल्कुल सरल जीव है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये कई सारी जटिलताएं भी दिखाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी दिखाते हैं। कैसे सर? जैसे मैं आपसे पूछूं पोषण के आधार पर, क्या आप स्वयपोषी हो? अपना खाना खुद बनाते हो? हमको पता है आप में से कई बांगड़ू बोलेंगे हाँ सर बनाते हैं, हम अपने घर में खुद खाना बनाते हैं, रात को पढ़ने के बाद खुद खाना बनाते हैं। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे शरीर में खाना बनता है। आज तुम्हारे शरीर में कढ़ी, चावल, आपके शरीर में रोटी, मोमोज, ये बना, चाउमीन वोमिन बनी है क्या आपके शरीर में? नहीं ना। आप स्वयपोषी हो? नहीं, हम परपोषी, हम दूसरे जीवों से पोषण ले रहे हैं। सिंपल सा था। ये इतना पढ़ने के बाद पता नहीं मेरे को ये चीजें क्यों पढ़ानी पड़ रही हैं। मैं ही पगलेट हूं। इतना सब कुछ पढ़ा दिया, इतना सब कुछ पढ़ा दिया, उसके बावजूद मैं इस निम्न स्तर पर आया हूं ये समझाने के लिए। मैं ही लल्लू हूं कसम से। हाँ भैया, क्या हम स्वयपोषी के परपोषी? ऑब्वियसली बात है हम परपोषी हैं। प्लांट्स की बात करें, स्वयपोषी हैं, है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि ये जो बैक्टीरिया जो है ये स्वयपोषी के परपोषी है, तो ये दोनों प्रकार का पोषण दिखा रहे हैं। ये स्वयपोषी भी हो सकते हैं, ये परपोषी भी हो सकते हैं। कैसे सर? अरे भैया जरा सोचिए, मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया को रखा है? हाँ सर। क्या आपने पर्पल बैक्टीरिया को रखते हैं? सल्फर बैक्टीरिया को रखते हैं? हाँ सर। ग्रीन बैक्टीरिया को रखते हैं? हाँ सर। तो मैंने जो यहां पर नाम लिए हैं कौन कौन से, जरा ध्यान से सुनना। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। पर्पल बैक्टीरिया, आपका ग्रीन बैक्टीरिया, ये जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं गुरु। क्या करते हैं ये?
ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इट मींस ये स्वयपोषी है कि नहीं है? यस सर, ये स्वयपोषी हो गए। यानी मुनीरा जगत के अंतर्गत ये जो बैक्टीरिया आते हैं ये तो स्वयपोषी हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोला सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जरा दिमाग लगा, इनमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फर, कहीं वर्ड कुछ मिल रहा है? सल्फर भी आ रहा है, नाइट्रोजन, अमोनिया, ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं ये वो बैक्टीरिया हैं जो रसायनों का ऑक्सीकरण करके, किसका? केमिकल्स का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, एटीपी अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं और उसी एटीपी का इस्तेमाल करके भोजन का निर्माण करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ, रसायन स्वयपोषी। इनको हमने क्या बोला है? फोटो ऑटोट्रॉफ। प्रकाश संश्लेषी, यानी प्रकाशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके खाना बनाना, प्रकाश संश्लेषी। रसायनों को बदलकर उससे ऊर्जा का इस्तेमाल करके खाना बनाना, रसायन संश्लेषी। सर ये तो हमने विकास चैप्टर में भी पढ़ा था। ये क्या है सर? ये स्वयपोषी। यानी आपके बैक्टीरिया स्वयपोषी हो सकते हैं। हाँ, कौन से? सर प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं। और क्या परपोषी भी होते हैं? ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो तो परपोषी होते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया कैसे होते हैं सर? परपोषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। परपोषी में भी कैसे होते हैं सर? मृतोपजीवी होते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण लेते हैं, उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। पढ़ा था तूने डिकम्पोजिशन, पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। तो अगर मैं पोषणता का आधार अगर देखूं तो क्या मुनीरा जगत के अंतर्गत बहुत ज्यादा विविधता पाई जा रही है? अरे विविधता नहीं मिल रही कि स्वयपोषी भी हैं, उसमें से प्रकाश संश्लेषी भी हैं, उसमें रसायन संश्लेषी भी हैं, परपोषी भी हैं, जो मृतोपजीवी भी हैं, परजीवी भी हैं। वो बैक्टीरिया जो आपके अंदर रहकर आपको रोग फैलाते हैं, आपके अंदर जाकर आपको रोग फैलाते हैं, वो क्या है सर? परजीवी है। सोचिए, तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा विविधता पाई जा रही है उपापचय की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? उपापचय की दृष्टि से या पोषणता की दृष्टि से इनके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या पाई जाती है? जटिलता पाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूं हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में क्या मिस्टेक है। हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में क्या मिस्टेक है? प्लीज अगर आपके पास एनसीईआरटी तो प्लीज उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि नई एनसीईआरटी में भी मिस्टेक है, पुरानी एनसीईआरटी में भी मिस्टेक है। और अगर विश्वास ना हो तो इंग्लिश की एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाना, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। क्या मिस्टेक है देखिएगा। उदाहरण स्वरूप हिंदी में लिखा हुआ है, वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। यानी ये प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी हैं। ठीक है जनाब, क्लियर है? यानी प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना सकते हैं। या रसायन संश्लेषी स्वयपोषी होते हैं, यानी रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन बना सकते हैं। चलिए जनाब, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। ये दे रखिए मिस्टेक, यहां पर ये नहीं जो है ये नहीं आना चाहिए था। समझ में आया? और मेरे पर विश्वास ना हो, इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी पर तो विश्वास करेगा ना दोस्त, क्योंकि हमको पता है
तुम में से कई तो अभी बिना यूपीएससी दिए कलेक्टर बन जाते हैं, है ना, विश्वास नहीं होता तुमको तो इसलिए बोल दिया, जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या कि यहां पर देखो कैसी मतलब किस लेवल की मिस्टेक कर रखी है, समझ रहे हैं ना क्या, कि ये प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी है, हाँ, रसायन संश्लेषी भी होते हैं, हाँ, मीन्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, यहां पर लिख दिया खुद नहीं बनाते, तो ये ब्लंडर मिस्टेक है, ब्लंडर, इसलिए हाईलाइट करके लाया हूं। ठीक है। दूसरा, इंग्लिश मीडियम जब पढ़ेगा तो वहां पर ये चीज लिखी हुई है जो हिंदी मीडियम में आगे, इसके आगे क्या लिखा हुआ था, आगे ये लिखा हुआ था, इसके आगे लिखा हुआ था, अर्थात वे अपने भोजन के लिए अन्य जीवधारियों एवं मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होते हैं। उसके आगे ये वाली लाइन खा गए हैं, ये वाली लाइन लिखी हुई नहीं है, और ये वाली लाइन आपकी इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में लिखी हुई है। क्या ये जो लाइन है ना, यहां से यहां तक की लाइन चेक कर लेना, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है मैक्सिमम बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, देख लेना, लिखा हुआ है मैक्सिमम बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, मींस ज्यादातर विषमपोषी होते हैं, मतलब वे अपने भोजन के लिए अन्य जीवधारियों या मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में यहां के बाद सीधा ये लाइन लिखी हुई थी, यहां से देखो, पढ़ो, आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अर्थात देखो ऐसे लिखा हुआ, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अर्थात देख लो सीधा यहां के बाद नहीं करते के बाद यहां से लाइन स्टार्ट हो गई है और मिक्स कर दिया है दोनों चीजों को, और दोनों स्टेटमेंट दोनों अलग अलग हैं। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो बता रही है स्वयंपोषी को, और यहां जो स्टेटमेंट देनी थी वो बतानी थी परपोषी को, जो इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। हिंदी में पता नहीं किस अनाड़ी ने यहां पर ये छापी है, कसम से। डन, आप चेक कर सकते हो और फाइनली वहां पर लिख सकते हो क्या, ये लाइन जो लिखी हुई नहीं थी। ज्यादातर विषमपोषी होते हैं, मतलब जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर यानी परजीवी की तरह रह सकते हैं या मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण ले सकते हैं। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, क्या लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। मैंने मैक्सिमम बोल दिया था, मींस वही है मैक्सिमम मेजॉरिटी। चलो जी, आई होप आपको यहां तक की लाइनें समझ में आ गई होगी। हटा दीजिए कमेंट, मेरे को बताना था, बता दिया, बाकी अब बांगड़ू बात करते रहेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर नेक्स्ट सबसे पहले किसकी बात बता रखी है सर, आर्की बैक्टीरिया में मात्र 3 बिंदु बता रखे हैं आपके। पहला ये कि क्या ये प्राचीनतम बैक्टीरिया होंगे, हाँ। क्या ये सबसे पुराने बैक्टीरिया है, हाँ। क्या ये प्रतिकूल परिस्थितियों में मिल रहे हैं, हाँ। सर कैसी प्रतिकूल, ये उच्च तापमान में मिल सकते हैं, उच्च अम्लीय परिस्थितियों में मिल सकते हैं, याद रखना, ये हाई टेम्परेचर पर मिल सकते हैं, ये अम्लीय परिस्थितियों में मिल सकते हैं, जहां पर pH 2 होती है वहां पर मिल सकते हैं, ये उच्च लवणता वाले इलाकों में मिल सकते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के मिल सकते हैं। अब क्या क्या नाम होते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो इनके नाम, कौन कौन से होते हैं सर, ये मिथेनोजन होते हैं जो कच्छ क्षेत्र में मिलते हैं। कच्छ क्षेत्र मींस मार्शी एरियाज में मिलते हैं, यानी दलदल वाले एरियाज में मिलते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है। कौन, मिथेनोजन्स, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के रह सकते, कौन, मिथेनोजन्स, यानी कठिन परिस्थिति है। हाँ सर, ये आपके थर्मो एसिडोफिल्स, यानी थर्मो में थर्मो वर्ड आ रहा है, यानी हाई टेम्परेचर। एसिडोफिल्स का मतलब एसिड, यानी जो अम्लीय क्षेत्रों में मिलेंगे। तो थर्मो एसिडोफिल्स जो कहां पर मिलेंगे, गर्म अम्लीय क्षेत्रों में मिलते हैं या गर्म झरनों में मिलते हैं। और लास्ट हेलोफिल्स, या हेलोफिल लिखा हुआ है, हेलोफिल्स है ये कहां पर मिलते हैं गुरु, ये लवणीय क्षेत्रों में मिलते हैं। आपको बोला जाए लवणीय क्षेत्रों में रह जाओ, रह सकते हो, शरीर का पानी निकल जाएगा, आपके बॉडी से सारा वाटर रिलीज हो जाएगा लवणीय क्षेत्रों में। तो याद रखना, भूल मत जाना क्या, कि ये अत्यंत कठिन वास, अत्यंत ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वहां पर ये रहते हैं। कौन, आर्की बैक्टीरिया। ये पहला बिंदु है, बहुत सीधा सीधा सिंपलेस्ट बिंदु। दूसरा बिंदु, अब ये दूसरा बिंदु थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाली बात है। क्या,
आर्के बैक्टीरिया नॉर्मल जो यू बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे थोड़े से अलग होते हैं। किस बेसिस पर? कोशिका भित्ति के बेसिस पर। कैसे सर? देखिए, आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्के बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल जो होती है और यू बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। यहां पर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। कितने बच्चों को याद है? हाँ जी, कितने बच्चों को याद है पेप्टिडोग्लाइकेन जिसका दूसरा नाम क्या था? सर ये कैसे रह पाते हैं बेटा? ये चुन्नी ओढ़ लेते हैं बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों से, ये अपने आप को बचा रहे, चुन्नी ओढ़ लेते हैं अपने चारों तरफ ना, घूंघट काट लेते हैं। ये वही तो बता रहे हैं आपको। म्यूरिन बोलते हैं इसको, क्या? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन बोला था? हाँ सर। जो किससे बनी हुई थी याद करो, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NaM NaG। याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो यहां पर जो सेल वॉल होती है यू बैक्टीरिया के अंदर, वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। यहां पर जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, याद रखना है आपने। यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। एक ट्रू पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, एक स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। यानी जो ट्रू पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, वास्तविक पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। जैसे यहां पर वास्तविक पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? जिसमें NAG NaM होता है। अब NAG NaM क्या है सर? हमने जैव अणु में पढ़ा था। कितने बच्चों को याद है? अब ये मत कहना सर जैव अणु भी नहीं पढ़ाया सर आरंभ 2 में। NAG NaM काइटिन पढ़ाया था, वहां पर भी बताया था। तो यहां पर ये जो पेप्टिडो यहां पर जो मिल रहा है उसका नाम है स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसमें NAG और वास्तविक NaM नहीं होता है। क्या होता है तेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना पर फोकस कर। यहां पर ट्रू पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है, एक फॉल्स टाइप का एक पेप्टिडोग्लाइकेन है। और यही स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ये प्रोटेक्शन करता है। किससे? प्रतिकूल परिस्थितियों से। जितनी भी बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियां उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेल वॉल के अंदर स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है वो प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी सी बात समझनी थी बस। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना है सेल वाला चैप्टर आज उठाइएगा, हम सब कुछ डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, ये सिंपल दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु बहुत सीधा सीधा। तीसरा बिंदु मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कहां पर, जब हमने गोबर गैस प्लांट पढ़ा था। मतलब तुम जो अब पढ़ने वाले हो ना उसमें से 50% ऐसी चीजें जो तुमको लिंक करते हुए मिलेंगी। क्या बोला हमने? जो तुम अब 11th के चैप्टर पढ़ने वाले हो ना उसमें से 50% से ज्यादा तुमको लिंक्ड चीजें मिलेंगी। इसीलिए पहले 11th पढ़ाई जाती है, बाद में 12th पढ़ाई जाती है कि 11th के कई ऐसी चीजें जो 12th में मिलती है। अब तुमने 12th अगर तुमने ध्यान से पढ़ ली तो 11th तुमको ऐसे मक्खन की तरह लगेगी। मिथेनोजेंस याद आ रहा है क्या? ये रूमिनेंट्स के र्यूमन में मिलते थे। अब ये ना कहिएगा सर र्यूमन क्या होता है, रूमिनेंट्स क्या होता है, ये मत कहिएगा। रूमिनेंट्स पशु जो होते हैं जैसे गाय भैंस, इनकी जो आंत जो होती है, इनका आमाशय जो होता है जिसको हम रूमन बोलते हैं, इनकी आंत में ये पाए जाते हैं जिसमें गोबर गैस का उत्पादन होता है। और ये जो गोबर जब बाहर निकलता है तो उस गोबर के अंदर भी क्या होता है? मिथेनोजन होते हैं। उस गोबर को हम जब गोबर गैस प्लांट में डालते हैं तो उस गोबर के अंदर कौन होता है? मिथेनोजन, और आगे चलकर ये मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। डन। ये लो जनाब, ये 3 बिंदु हैं। ये तूने 3 बिंदु पढ़ लिया, अगर यहां से कोई क्वेश्चन बनेगा तो छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने ये पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यू बैक्टीरिया। सर ये भी हमने पढ़ा, अजी पढ़ा हुआ है सेल वाले चैप्टर में,
प्रोकैरियोट्स जब पढ़े थे तब पढ़ा था। अब ये ना कहिएगा सर आपने नहीं पढ़ा, तुमको सर ने भी पढ़ाया है प्रोकैरियोट यार, प्रोकैरियोटिक कोशिका तो सर ने भी पढ़ाई है। तो ये जो चीज पढ़ रहे हो वो सर ने पढ़ाई है, ठीक है। अब देख यू बैक्टीरिया में क्या ये नहीं बताया कि कोशिका भित्ति होती है कठोर, क्या उसमें कशाभिका होती है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा वास्तविक यू बैक्टीरिया की पहचान किससे की जाती है। क्वेश्चन बन गया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान कौन सी संरचना से की जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक में दे रखा है कोशिका भित्ति, एक में दे रखा है कशाभिका, एक में दे रखा है आपका रोम, एक में दे रखा है झालर। मतलब चलो मैंने तो सारे ऑप्शन दे दिए हैं, इसको यूं समझते हैं। क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान किस संरचना से होती है। ये क्वेश्चन है। और मेरे को ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि 2024 के नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो ये 20वीं शताब्दी का या 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है। हाँ जी, हाँ भाई, मेयर को है ना, सॉरी हैकल को एक ने, सॉरी मैं हैकल बोल रहा था, अर्नस्ट हैकल को, है ना। कौन था ये अर्नस्ट हैकल वाला, अर्नस्ट हैकल वाला कौन था भाई साहब। ये देखो, एक है अर्नस्ट हैकल और एक है अर्नस्ट मेयर, और ये दोनों की वजह से 40 to 50% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर चुके हैं, और ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। 4 ऑप्शन में एक अर्नस्ट मेयर भी था, एक अर्नस्ट हैकल भी था। कई बच्चों ने गलती करी थी, अर्नस्ट हैकल लगाकर आ गए थे। कौन थे, अर्नस्ट मेयर थे, है ना, है ना। चल, तो वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान किस संरचना से होती है। पहला ऑप्शन कठोर कोशिका भित्ति, रोम, झालर और 70S राइबोसोम। सोचो कितना कंफ्यूज्ड कर देगा एक बच्चे को ये क्वेश्चन, अगर उसने एनसीईआरटी की इस लाइन को नहीं पढ़ा होता। क्यों, क्योंकि उसने जब सेल चैप्टर पढ़ा, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी, तो उसमें रोम भी होता है, अजी झालर भी होता है, अजी 70S राइबोसोम भी होता है, कठोर कोशिका भित्ति भी होती है। लेकिन आंसर क्या है इसका, ये, क्योंकि हम क्वेश्चन जो भी बनेगा एनसीईआरटी बेस्ड बनेगा, और एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान किससे होती है, कठोर कोशिका भित्ति और एक कशाभिका से होती है। क्यों सर, बेटा 70S राइबोसोम जो होता है ये आपका आर्की बैक्टीरिया में भी मिलता है, झालर रोम ये आर्की बैक्टीरिया में भी मिल सकते हैं, लेकिन कठोर कोशिका भित्ति जो होती है ये आर्की बैक्टीरिया में नहीं मिलती है, ये वास्तविक बैक्टीरिया में मिलती है। कशाभिका आर्की बैक्टीरिया में नहीं मिलता, यू बैक्टीरिया में मिलता है। समझ में आया, ये जो चीजें हैं ये यू बैक्टीरिया में भी मिलती हैं, आर्की बैक्टीरिया में भी मिलती हैं, लेकिन कठोर कोशिका भित्ति और साथ साथ एक फ्लैजिला, इसलिए हाईलाइट करके लाया हूं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन बनाती हैं, और इन छोटी छोटी चीजें जो हाईलाइट करके आपको रखनी है याद।
भूलना मत, ठीक है। चलिए, तब जब हम बाद में, जब पेपर हो जाता है ना, उसके बाद में जब बाद में आकर एनसीईआरटी को चेक करते, बोलते अरे यार ये तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, मैं कैसे गलत कराया। डन, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा यू बैक्टीरिया, जिसमें पहला बिंदु जो था वो ये कि एक वास्तविक यू बैक्टीरिया की पहचान किससे होती है। ये दो कंडीशन याद रखना। कौन? एक कशाभिका, एक कशाभिका, एक फ्लैजिला, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो, एक मिनिमम एक आपका कशाभिका होना चाहिए और कठोर कोशिका भित्ति होनी चाहिए। वो है हमारा ट्रू वास्तविक बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर यू बैक्टीरिया के बाद में यहां पर साइनो बैक्टीरिया के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। जरा एक बार फटाफट यहां पर जल्दी से साइनो बैक्टीरिया के ये जितने भी बिंदु हैं एक साथ मैंने लिख दिए यहां पर। साइनो बैक्टीरिया, सोच समझकर स्लाइड बनानी पड़ती है। ये काम करने के लिए रात को 3-3, 4-4 बज जाते हैं। कल रात को मैं सोया था 4 बजे। यहां पर ये जो लिखा हुआ है अब सब कुछ, ये लिखा हुआ है साइनो बैक्टीरिया। क्या? साइनो बैक्टीरिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। ए बिंदु, बी बिंदु, सी, डी, ये साइनो बैक्टीरिया के बारे में यहां पर चीजें लिखी गई हैं। इन चीजों को एक बार में पढ़ेंगे, सारी चीज समझ में आ जाएगी। भैया साइनो बैक्टीरिया को हम नील हरित शैवाल बोलते हैं, आप जानते हैं। अब ये जो साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं, ये हायर प्लांट्स जो होते हैं उनसे कुछ सिमिलैरिटी दिखाते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे पादप जो होते हैं, उनसे कुछ सिमिलैरिटी दिखाते हैं। कुछ हरित पादपों से क्या दिखाते हैं? कुछ संबंध दिखाते हैं। क्या? इनके अंदर होता है क्लोरोफिल ए। क्वेश्चन बनेगा, जहां बनेगा उसको दिमाग में याद रख। क्या? कि साइनो बैक्टीरिया जो है वो हायर ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनसे कुछ सिमिलैरिटी दिखाते हैं। उनसे कुछ सिमिलैरिटी दिखाते हैं। क्या सिमिलैरिटी दिखाते हैं? कि भैया इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। और क्लोरोफिल ए जितने भी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, याद रखना, प्रकाश संश्लेषण चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी बताऊंगा। जितने भी जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हर एक के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए, जो यूनिवर्सल पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, याद रखना, ठीक है। तो इनमें क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए मिलता है। अब जरा सोचिए, तो बैक्टीरिया है, ये तो बैक्टीरिया है, ये तो बैक्टीरिया है। और प्लांट्स तो भैया हमारे हायर प्लांट्स, यार यू बैक्टीरिया, हायर प्लांट्स क्या है? हमारे यूकैरियोट्स हैं। तो कुछ सिमिलैरिटी मिली। हाँ सर, क्लोरोफिल ए यहां पर भी है और वहां पर भी है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, दोनों बैच से, 1, 2 दोनों से, ये क्लोरोफिल ए साइनो बैक्टीरिया के अंदर कहां मिलेगा? बड़ा करना चैट बॉक्स एक बार, देखते हैं कोशिका वाला चैप्टर किनको कितना याद है। ये क्लोरोफिल ए, ये वर्णक, ये बैक्टीरिया के अंदर कहां मिलेगा? वेल डन, क्लोरोप्लास्ट में, थाइलेकॉइड में, मीजोसोम्स में। आ हा ओए होए होए होए, वेल डन विकास कुमार, शालू कुमारी। आरंभ 2 वाले तो सोए पड़े मेरे ख्याल से। सौरभ, वेरी गुड। ग्रेना में, स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में। देखो रोहित ठाकरे आया, राइबोसोम में, है ना। ठाकरे साहब, ठाकरे लग जाएंगे आपके, समझ रहे हो। राइबोसोम में तो यहां पर वर्णक डाल रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कैचे हेट्रोसिस्ट में, हा हेट्रोसिस्ट में मिलते हैं ये। ये मेरी मां, कसम से आज तो मार ही डालोगे। ये पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? मुझे पता है कि कई बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, कई बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है जिन्होंने सीरियस नोट पर चैप्टर पढ़ा है।
जिन्होंने सीरियस नोट पर चैप्टर पढ़ा है। बैक्टीरिया के अंदर कह रहा है प्लास्टिड मिलते हैं। बहुत बढ़िया। ये वर्ड आया था कहीं सेल चैप्टर में, आया था वर्ण की लवक। आ रहा है? क्रोमैटोफोर्स याद आ रहा है? हाँ। बताने के बाद तो सब याद आ जाता है, बताने से पहले याद नहीं आता। पेपर में कोई बताने आएगा? हरिओम पाटीदार कह रहा है गुणसूत्र में, इसको तो निपटाओ यार, इसकी जरूरत नहीं है, हटाओ इसको बिंदास, इसको भगाओ, रिकॉर्डेड लेक्चर में डालो यार, बिंदास निपटाओ इसको। आज हो लिया इसका, फुल घड़ा भर चुका है इसका बिल्कुल पूरा। इसको रिकॉर्डेड बैच में डाल दो। हाँ नहीं, ऊपर भेज दो, इसको रिकॉर्डेड बैच में डाल दो। एक ये शाहिद नाम से है, इसको भी निपटाओ फटाफट। शाहिद इधर इधर इस वाले बैच में कह रहा है आपने पिछला चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ाया था, नाउ घसीटे मार रहे हो कोर्स कंप्लीट करने के लिए। वाह, घसीटे मार रहा हूं मैं यहां पर कोर्स कंप्लीट करने के लिए, घसीटे मार रहा हूं। वेरी गुड, गजब, मजा आ रहा है। हा 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 हा, क्या बात है। और किसी के है कोई? और कोई कुछ कहना चाहता है बिंदास बोले यार, मैं बीच बीच में कमेंट सेक्शन खोल रहा हूं। और कोई शाहिद की तरह कुछ बोलना चाहता है? 3 नाम, सॉरी 4 नाम हो चुके, 4 की मैंने बोली थी फोटो खींचने के लिए, 4 खींच लिए, ठीक है। और कुछ? सर आपका दिल तो रोता होगा ये बातें सुनकर। कहां बेटा, पत्थर बन चुका है अब तो, अब बेटा पत्थर बन चुका है। और कोई है? बता दो, जिसके मन में है ऐसा कोई विचार आ रहा है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास, बिल्कुल उसका पूर्णतः समाधान किया जाएगा, पूर्णतः समाधान। चलो आइए। सो बेटा साइनोबैक्टीरिया जो है, इसमें यह बात समझ में आ गई कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनमें पहला बिंदु, टोटल कितने बिंदु थे गुरु? यहां पर 4 बिंदु थे मैंने बोला, जिसमें पहला बिंदु क्या बता रखा था साइनोबैक्टीरिया का कि भैया साइनोबैक्टीरिया जिसे हमने क्या बोला, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है सर, अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इनके अंदर क्या मिल रहे हैं सर? वर्णक मिल रहे हैं। कौन सा वर्णक मिल रहा है सर? क्लोरोफिल ए मिल रहा है। वही क्लोरोफिल ए जो कहां पर मिलता है? वर्ण की लवक में मिलता है। किसमें? क्रोमेटोफोर में। डन। ये बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। चलिए जी, ये था पहला बिंदु किसका? साइनोबैक्टीरिया का। दूसरा बिंदु, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, कॉलोनी भी बनाते हैं, या तंतु में भी होते हैं। अब सर एकल कोशिकीय कौन सा होता है? कॉलोनी कौन सा बनाता है? तंतु में कौन सा होता है? इसका एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों ने नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरोगायरा ये वर्ड सुने होंगे। ठीक है, एकल कोशिकीय जो था वो कौन सा था बेटा जी हमारा? स्पाइरोगायरा। क्या बनाता है हमारा? तंतु में होता है। ऑसिलेटोरिया कॉलोनी बनाता है। नॉस्टॉक एकल कोशिकीय होता है।
वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स बेटा हरी शैवाल होती है। हम यहाँ हरी शैवाल की बात नहीं कर रहे हैं प्रशांत। वॉल्वॉक्स जो है वो हरी शैवाल होती है। वॉल्वॉक्स जो होती है वो क्या होती है? हरी शैवाल होती है। यहां पर वॉल्वॉक्स की बात नहीं कर रहे नीलेश, वॉल्वॉक्स हरी शैवाल होती है। हरी शैवाल थैलोफाइट्स के अंदर आती है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना प्लांटी किंगडम, वहां पर आएगी, वहां पर आता है। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा, आज आगे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है यार। अब आज इतना ही कवर करेंगे। कल से क्लास जो है आपकी 1 बजे होगी। कल से 1 PM से क्लास होगी, 3:45 तक चलेगी। ठीक है, कल से 1 बजे से 3:45 तक क्लास चलेगी। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। क्या सभी प्लांट्स में क्रोमेटोफोर होता है? बेटा प्लांट्स में क्रोमेटोफोर नहीं होता है गुड़िया, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सर आप इन लोगों को बता दो। हाँ बेटा, मैं बस क्लास बंद करके पहले इन चारों को निपटा देता हूं आज ना, फिर कम से कम ये दिखाई नहीं देंगे ना, तो कम से कम ढंग से पढ़ाएंगे, क्योंकि इट हर्ट्स बेटा। आपको नहीं होता होगा, हमें तो जरूर होता है बेटा, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज सुनने के बाद में ऐसे बच्चों से जो खुद घसीटे लाल हैं, घिसटते घिसटते आगे बढ़े हैं पता नहीं कैसे कैसे, और यहां आकर ज्ञान देने लग जाते हैं। तो आज इनको निपटा देते हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है ना, समझते हैं ना, हर एक आदमी की एक लिमिट होती है। कब तक झेलें कि सोचते हैं कि चलो सीख जाएगा, नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन फाइनली इतनी बदतमीजी करने लग जाए कि फिर अब वो ऊपर ही चला जाए कि आदमी मेंटली स्टेबल ना हो पढ़ाने के लिए। तो इससे बेटर है कि क्लास से बाहर निकाल दो उस बच्चे को। तो वही करने जा रहा हूं अब। ठीक है, इन चारों को 4 नाम लिख लिए आज। इनको बाय बाय चारों, तुम टेक केयर।